नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को लेकर कुछ मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं और इस पर 20 अक्टूबर 2024 तक सभी हितधारकों से उनकी प्रतिक्रियाएं मांगी गई हैं। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, या भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की क्या स्थिति है, साथ ही ये दिशा निर्देश क्या है और इस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की क्या आपत्तियां हैं, आज इन सभी पक्षों पर इन फोकस के प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहेंगे। सबसे पहले उस खबर को विस्तार से जानना है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद देखेंगे कि इच्छा मृत्यु पर, जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु पर ये दिशा निर्देश आए हैं, मसौदा दिशा निर्देश हैं, ये किस तरह के दिशा निर्देशों को उल्लेखित करते हैं, इस पर विस्तार से बात करेंगे। फिर देखेंगे कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की इस पर किस तरह की आपत्तियां हैं और अंत में हमारा पक्ष होगा कि भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की क्या स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2011 और वर्ष 2018 के निर्णय इस संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ता है, गवर्नेंस जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़ें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, इनका लाभ उठा सके। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पीडीएफ फाइल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस संस्थान की विभिन्न शाखाओं पर हिंदी माध्यम के आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किए गए हैं। इन कोर्स में एडमिशन लेकर के आप अपनी सामान्य अध्ययन की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। कहां पर कोर्स प्रारंभ हुए हैं? प्रयागराज में 3 अक्टूबर से कोर्स प्रारंभ हो रहा है हिंदी माध्यम का आईएएस जीएस फाउंडेशन का, और इसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 11:15 बजे। इसी प्रकार से जयपुर शाखा में कोर्स प्रारंभ हो रहा है 7 अक्टूबर से और इसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 8 बजे। इसी तरह से लखनऊ शाखा में हिंदी माध्यम का जीएस फाउंडेशन कोर्स 18 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है और इसकी समय रहेगा 11:30 बजे। इसी तरह से दिल्ली में स्थित करोल बाग शाखा और इंदौर शाखाओं में भी आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ हो चुके हैं। इन सभी शाखाओं के पास अगर आप स्थित हैं तो इनमें जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं और अपने सफलता की दिशा में कदम आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही हम आप को अगर किसी भी प्रकार की दुविधा है तो आप एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8750187501। नंबर क्या है? 8750187501। इस नंबर पर कॉल करके आप किसी भी दुविधा का समाधान कर सकते हैं, यहां से भी अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं, सफलता की दिशा में पहला कदम बढ़ा सकते हैं। आज अपनी खबर को देखते हैं। आज की हमारी खबर क्या है? जैसा कि अभी आपको बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है उस पर मसौदा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गंभीर रूप से बीमार रोगियों की में जीवन रक्षक प्रणाली यानी जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है उस प्रणाली को हटाने के संबंध में डॉक्टरों के लिए कुछ शर्तें इनके द्वारा निर्धारित की गई हैं। कुछ शर्तों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है कि अगर कोई व्यक्ति कोई गंभीर रूप से किसी बीमारी से ग्रस्त है और वो जीवन रक्षक प्रणालियों पर उसका जीवन टिका हुआ है, लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स पर उसका जीवन टिका हुआ है, तो उसके संदर्भ में डॉक्टर्स को किस प्रकार से निर्णय लेना है उसके बारे में एक पूरी गाइडलाइंस ये तय की गई है। दिशा निर्देशों में उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है, उन सिचुएशंस का उल्लेख किया गया है जहां पर डॉक्टरों को जीवन रक्षक प्रणाली हटाने पर विचार करना चाहिए। यानी वे कौन सी परिस्थितियां हैं जहां पर डॉक्टर जो लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स हैं उन्हें हटाने का निर्णय ले सकते हैं, इसके लिए दिशा निर्देश तय किए गए हैं। मसौदा नियमों की भारत के शीर्ष चिकित्सा निकाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आलोचना की गई है। उसके संदर्भ में कुछ गंभीर चिंताएं अभिव्यक्त की गई हैं, उन चिंताओं को भी हम विस्तार से जानेंगे। वर्ष 2018 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त दिशा निर्देशों के तहत गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान कर दी थी। लेकिन भारत ने सबसे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले वर्ष 2011 में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की वैधता को स्वीकार किया था। यहां पर याद रखिएगा ये 2018 का निर्णय है और वर्ष 2011 वो निर्णय अरुणा शानबांग के मामले में सबसे पहले कुछ खास स्थितियों में, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में इच्छित
निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की गई थी, उसकी वैधता को स्वीकार किया गया था। तो इन दोनों निर्णयों के बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। जब हम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात करते हैं तो उस किस बात से हमारा संदर्भ होता है? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब यानी पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि जब जीवन रक्षक उपचारों को वापस लेना या रोक देना इसके अंतर्गत शामिल होता है। रोगी का जो रोग होता है वो बहुत गंभीर होता है और उसके अंतर्गत हम जो जीवन रक्षक उपचार हैं या तो वो रोक देते हैं या उनको वापस ले लेते हैं, जिससे रोगी की स्वाभाविक मृत्यु होती है, नेचुरल डेथ होती है। इसी को हम निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के रूप में व्याख्यायित करते हैं। लेकिन जब हम एक्टिव यूथेनेशिया या सक्रिय इच्छा मृत्यु की बात करते हैं तो वहां पर क्या होता है? वहां पर रोगी को किसी न किसी प्रणाली के माध्यम से, किसी न किसी मेथड के माध्यम से जानबूझ करके मृत्यु की तरफ ले जाया जाता है, यानी डेथ जो होती है वो नेचुरल नहीं होती। वहां पर भी ये कारण माना जाता है कि व्यक्ति के लिए या रोगी के लिए रोग को सहन करना बेहद ज्यादा मुश्किल हो रहा है, बहुत ज्यादा पेनफुल हो रहा है। ऐसी स्थितियों में कई देशों में जो एक्टिव यूथेनेशिया है यानी जो सक्रिय इच्छा मृत्यु है, अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन हम बात कर रहे हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की यानी पैसिव यूथेनेशिया की। और पैसिव यूथेनेशिया का मतलब है कि रोगी से निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में जीवन रक्षक उपचारों को वापस लेना या रोक देना शामिल होता है, यानी जो डेथ होती है वो नेचुरल तरीके से होती है। ये हमारी पूरी खबर है। सबसे पहले इच्छा मृत्यु पर जो स्वास्थ्य मंत्रालय के मसौदा दिशा निर्देश आए हैं उन पर ही बात कर लेते हैं। ये किस तरह के दिशा निर्देश कहते हैं? ये दिशा निर्देश इस बात को निर्धारित करते हैं कि जो बीमार रोगियों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मूल्यांकन 4 शर्तों पर किया जा सकता है। सीधे तौर पर कहते हैं कि गंभीर रूप से बीमार रोगियों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की तरफ उन्हें ले जाया जा सकता है। उनकी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया जा सकता है, नहीं स्वीकार किया जा सकता। इसके लिए 4 शर्तें निर्धारित की गई है इस मसौदा दिशा निर्देश में। क्या शर्तें हैं? पहली शर्त यह है कि व्यक्ति का दिमाग काम करना बिल्कुल बंद कर दे, मस्तिष्क काम करना पूरी तरह से बंद कर दे, फंक्शन करना पूरी तरह से बंद कर दे। इसी तरह से दूसरी शर्त यह है कि चिकित्सा भविष्यवाणी से या पूर्वानुमानों से ये पता चलता हो कि रोग गंभीर हो चुका है और एग्रेसिव उपचार से भी यानी आक्रामक उपचार से भी लाभ मिलने की संभावना नहीं है। तीसरी शर्त यह निर्धारित की गई है कि रोग का निदान समझने के बाद रोगी द्वारा लिखित रूप से लाइफ सपोर्ट सिस्टम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया जाए, लिखित रूप से और सूचित रूप से इनकार कर दिया जाए। जब रोगी निर्णय लेने में सक्षम हो और उसे अपना डायग्नोसिस का पता लग जाए कि एक ऐसा रोग उसको हो गया है जो ठीक होने की संभावना में बिल्कुल भी नहीं है, तो वो इन्फॉर्म्ड और लिखित और इन्फॉर्म्ड इनकार कर सकता है लाइफ सपोर्ट सिस्टम से। साथ ही चौथी शर्त यह तय की गई है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के संदर्भ में दिशा निर्देश तय किए गए हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। वर्ष 2018 में ये दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए थे। तो ये दिशा निर्देशों का सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए। साथ ही इन दिशा निर्देशों में ये बात कही गई है कि ये रोगी को ध्यान में रखते हुए कहे गए हैं, रोगी के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने पर ही जोर देते हैं, जीवन रक्षक प्रणाली को बंद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उस स्थिति में इसको बंद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जब इसके लाभ मिलने की, जीवन रक्षक प्रणाली के लाभ मिलने की संभावना नहीं होती है और उससे व्यक्ति को पीड़ा और सम्मान की हानि होती है। व्यक्ति को पीड़ा भी होती है और उसका सम्मान भी पीछे हाशिए पर चला जाता है। इस तरह के दिशा निर्देश तय किए गए हैं। एक ये भी बात कही गई है दिशा निर्देशों में, डॉक्टरों को सलाह दी गई है कि वे यांत्रिक वेंटिलेशन यानी मैकेनिकल वेंटिलेशन या डायलिसिस जैसे जो लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट्स हैं उनको शुरू करने से बचें अगर उन्हें ये लगता है कि इनका कोई भी लाभ नहीं पहुंचने वाला है। और रोगी और परिवार पर इन ट्रीटमेंट से केवल बोझ ही बढ़ेगा, यानी परिवार को आर्थिक हानि होगी और उनको भावनात्मक हानि होने की भी उम्मीद है। तो डॉक्टरों को इस तरह के लाइफ ट्रीटमेंट से, लाइफ सपोर्टिंग ट्रीटमेंट से बचना चाहिए जो कि इस रोगी पर, उसके परिवार पर आर्थिक बोझ बढ़ाएं। इसी तरह से दिशा निर्देशों में कहा गया है कि जो लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट्स हैं, लाइफ सपोर्ट, उनको वापस लेना दुनिया भर में आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट में देखभाल के मानक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसके अंतर्गत कई तरह के चिकित्सीय, नैतिक और कानूनी विचार शामिल हैं, कानूनी प्रश्न शामिल होते हैं।
साथ ही दिशा निर्देशों में घातक बीमारी की परिभाषा भी प्रस्तुत की गई है। टर्मिनली इल स्थिति की भी व्याख्या प्रस्तुत की गई है और इसमें कहा गया है कि ये एक ऐसी बीमारी होती है जो अपरिवर्तनीय होती है, ला इलाज होती है और जहां पर मृत्यु आसन होती है, बहुत निकट होती है, जिसमें गंभीर दर्दनाक मस्तिष्क की चोटें भी शामिल होती हैं और इस तरह की चोटों में व्यक्ति 72 घंटे की स्थिति में नहीं आता, तो उस तरह की स्थिति में रोगी को टर्मिनली इल घोषित किया जा सकता है। इसी तरह से एक और बात कही गई है कि अगर स्वास्थ्य देखभाल संबंधी निर्णय लेने में जो रोगी है, जो सक्षम वयस्क है, वो अगर कोई भी व्यक्ति अपने उसको ये पता लग जाता है कि वो बहुत गंभीर रोग से पीड़ित है और अपने बारे में निर्णय लेने में सक्षम है और वो एलएसटी यानी लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट से इनकार कर सकता है, भले ही उसकी मृत्यु हो जाए। अगर कोई भी व्यक्ति गंभीर रूप से पीड़ित है तो और सक्षम है अपने बारे में निर्णय लेने में, तो वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम से इनकार कर सकता है, उसको ग्रहण करने से इनकार कर सकता है, भले ही उसकी इसके कारण मृत्यु भी हो जाए, ये दिशा निर्देशों में कहा गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, तो दिशा निर्देशों में उसके लिए एक प्रक्रिया तय की गई है और प्रक्रिया ये है कि उसके बारे में निर्णय लेने के लिए एक मेडिकल बोर्ड होगा, जिसको कहा जाएगा प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड, जिसमें 3 सदस्य शामिल होंगे। ये सभी सदस्य उपचार के सभी विकल्पों की व्याख्या करेंगे और इनके बारे में जो सरेगोएट होगा, जो रोगी का निकटतम संबंधी होगा, निकटतम जिम्मेदार व्यक्ति होगा, जिसको सरोगेट कहा जाता है, उसको सूचित भी करेंगे। साथ ही इस प्राइमरी मेडिकल बोर्ड जो प्राथमिक चिकित्सा बोर्ड है, इसकी सिफारिश को, इसके निर्णय को द्वितीयक सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड से भी मान्यता की आवश्यकता होगी। इसमें भी 3 सदस्य शामिल होंगे और इसमें एक सदस्य जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है जिले का, उसके द्वारा भी नियुक्त किया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है ताकि किसी भी तरह का फॉल्ट इसमें ना हो, किसी भी तरह के गलत निर्णय न लिया जाए। इस सभी मसौदा दिशा निर्देशों पर 20 अक्टूबर तक सभी हितधारकों से प्रतिक्रियाएं और सिफारिशें आमंत्रित की गई है। अब हम देखते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की इस पर किस प्रकार की आपत्तियां हैं और सबसे पहली आपत्ति यही है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं आरवी अशोकन, उन्होंने कहा है कि इन मसौदा विनियमनों से जो डॉक्टर्स हैं वो कानूनी जांच के दायरे में आ सकते हैं, जिससे उनके लिए क्लिनिकल निर्णय लेना, नैदानिक निर्णय लेना बेहद जटिल हो सकता है, क्योंकि जब रोगी के बारे में डॉक्टर निर्णय लेता है तो वो सद्भावनापूर्ण तरीके से लेता है और सद्भावनापूर्ण तरीके से निर्णय लेना ही सामान्यतः इतिहास रहा है मेडिकल के फील्ड में, जिसमें रोगी के रिश्तेदारों की पूर्ण सहमति और भागीदारी सामान्यतः शामिल रहती है। दिशा निर्देश जो वर्तमान में प्रस्तुत किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, ये जो मौजूदा प्रथाएं हैं उनकी गलत व्याख्या कर रहे हैं, जिससे संकेत मिलता है कि डॉक्टरों द्वारा अनुचित निर्णय लिए जा रहे हैं और विलंबित, देरी से निर्णय लिए जा रहे हैं। ये गलत व्याख्या कर रहे हैं दिशा निर्देश जो वर्तमान में प्रैक्टिसेस मेडिकल फील्ड में चल रही है। साथ ही एक मान्यता ये भी मानी जाती है कि जो लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट है, सिस्टम है, ये व्यक्ति के जीवन की अवधि को बढ़ा देते हैं, जबकि ये धारणा गलत है और डॉक्टर और रोगी संबंध के लिए हानिकारक है। साथ ही इस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह भी कहा है कि जीवन समर्थन के बारे में जो निर्णय है वो चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल साइंस और व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर रोगी के परिवार वालों और डॉक्टरों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। साथ ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये कहा है कि वो दिशा निर्देशों की समीक्षा करेगा और साथ ही इसे संशोधित करने के उद्देश्य से सुझाव प्रस्तुत करने की भी वो योजना बना रहा है। इस तरह की आपत्तियां उसने अभिव्यक्त की है और वो सिफारिशें भी इसके विरुद्ध करेगा। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की यानी पैसिव यूथेनेशिया की क्या स्थिति है, इस पर भी हम जान लेते हैं। आप जानते हैं कि भारत में जो एक्टिव यूथेनेशिया है वो अवैध है, उसको मान्यता नहीं दी गई है। और एक्टिव यूथेनेशिया में जैसा कि आपको बताया गया था, जानबूझकर किसी मरीज की जान लेना शामिल होता है, जहां पर उसको कोई गंभीर रोग होता है, तो गंभीर रोग में वो बहुत ज्यादा पीड़ित होता है, उससे दर्द सहन नहीं होता, लेकिन उसे जानबूझकर मृत्यु की तरफ धकेला जाता है किसी एक्टिव मेथड के माध्यम से, उसको हम कहते हैं सक्रिय इच्छा मृत्यु। जबकि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में व्यक्ति से लाइफ सपोर्ट सिस्टम को खींच लिया जाता है, रोक लिया जाता है और नेचुरली वो मृत्यु की तरफ जाता है।
इसको कहते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। प्राकृतिक मृत्यु की अनुमति देने के लिए जीवन समर्थन उपचार वापस लिया जाता है। विशिष्ट परिस्थितियों में इसे भारत में कानूनी घोषित किया गया है। इसकी कानूनी मान्यता की बात करें तो पहली बार इसकी वैधता को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2011 में अरुणा शानबाग के मामले में मान्यता दी गई थी। और आपको जानते हैं कि अरुणा शानबाग 1973 में मुंबई के एक हॉस्पिटल में गंभीर हमले के बाद एक वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी, एक वानस्पतिक अवस्था में चली गई थी, यानी एक ऐसी स्टेट में चली गई थी जहां पर वो अपने पर्यावरण के प्रति किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया करने में या किसी भी उद्देश्यपूर्ण कार्य को करने में सक्षम नहीं थी, ऐसी स्थिति में चली गई थी। तो इस मामले में ही वर्ष 2011 में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की वैधता को पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणा शानबाग की इच्छा मृत्यु को अनुमति नहीं दी थी, लेकिन उसने दुर्लभ मामलों में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को अनुमति प्रदान कर दी थी, जिसके लिए जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने के लिए उच्च न्यायालय का अनुमोदन अप्रूवल आवश्यक बनाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस तथ्य को आपको जानना चाहिए। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने असाध्य रूप से बीमार रोगियों द्वारा बनाई गई लिविंग विल को वर्ष 2018 में मान्यता दी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे रोग से पीड़ित है जो ठीक नहीं हो सकता और उसने पहले से ही अपनी मेडिकल वरीयताओं को, चिकित्सा वरीयताओं को निर्धारित किया हुआ है, चिकित्सा वरीयताओं को अग्रिम रूप से निर्धारित किया हुआ है, जिसको हम लिविंग विल कहते हैं। लिविंग विल का मतलब है पहले से चिकित्सा वरीयताएं निर्धारित हैं कि उसे अगर वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं होगा, ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां पर वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, तो उसे किस प्रकार का इलाज मिलना चाहिए, किस प्रकार की मेडिकल वरीयताएं मिलनी चाहिए, ये लिविंग विल में इसको मान्यता दी जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने लिविंग विल को मान्यता दी वर्ष 2018 में। सम्मान के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सम्मान के साथ मरने का अधिकार वस्तुतः व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, और सर्वोच्च न्यायालय ने सीधे तौर पर कहा कि जीवन और मृत्यु परस्पर आपस में बंधे हुए हैं। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए दिशा निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किए गए, जो उस समय लागू होते हैं जब कोई मरीज अपनी देखभाल के संबंध में अग्रिम निर्देश छोड़ जाता है। यानी लिविंग विल अगर किसी व्यक्ति ने छोड़ा है तो उसके संबंध में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के क्या दिशा निर्देशों के अनुसार पालन किया जाना चाहिए उसके इस इच्छा मृत्यु को लेकर के। और साथ ही अगर किसी व्यक्ति ने लिविंग विल यानी अग्रिम अपना वरीयताएं, मेडिकल वरीयताएं नहीं छोड़ी हैं, तो इच्छा मृत्यु के संबंध में किस प्रकार के उसके संदर्भ में निर्णय लेने चाहिए, उसके लिए भी दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए हैं। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने किया था। अब हम इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की वैधता को पहली बार, आपसे पूछा गया है, पहली बार किस वर्ष मान्यता दी थी? आपके ऑप्शंस हैं वर्ष 2010, वर्ष 2011, वर्ष 2015 या वर्ष 2018। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।